वालदा को एक मैसेज जाता है व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से। उसके बाद मेरी वालदा को उस नंबर से ब्लॉक कर दिया जाता है और वो नंबर बाद में किसी के इस्तेमाल में नहीं है। उससे मेरी वालदा को एक मैसेज जाता है, एक वीडियो जाती है और वो एक रेप वीडियो है जिसमें 3 से 4 पुलिस अफसरान, पुलिस के एहलकार एक लड़की का रेप कर रहे हैं। और उसके ऊपर वीडियो के बाद एक मैसेज मेरी वालदा को गया कि ये तैयबा है। मेरी माँ जो तहज्जुद के लिए उठी थी रात को 2:15 बजे, उन्होंने 1 बजे का आया हुआ मैसेज रात को 2:15 बजे देखा। और मेरी माँ जो पूरी रात रोई, ये पूरी जिंदगी मेरी माँ के उस रोने का कर्ज नहीं उतार सकते जो उन्होंने मेरी माँ को उस रात तकलीफ पहुंचाई। इनके पीछे इतनी माओ की बद्दुआएं हैं, इतनी बद्दुआएं हैं कि इनकी दुनिया और आखिरत से अब ये अल्लाह से, अल्लाह इनको हिदायत अगर दे दे तो बच सकती है, वरना बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारे लोगों ने कहा कि रेप हो चुका है। सनम की वालदा को बहुत सारे लोगों ने कहा। सनम की वालदा जब हमें मिलने एटी से आई थी तो वो सनम को और मुझे हाथ लगा लगा के पूछ रही थी कि तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं है। वो एटीसी के एक जज थे जिन्होंने आके हमसे ये बातें की थी और उस वक्त उनका वहां आना बनता नहीं था। मैं एग्जैक्टली उसके वर्ड दोहराना चाहूंगी। उनके अल्फाज थे, ਤੁਹਾਡਾ लीडर नस्सन वाला है, ਉਹਦਾ फाइनेंसर आ गया है, ਤੁਹਾਡੀ भी भलाई है कि तुसी लिख दो ते निकल जाओ। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि जिस दिन वो नाच जाएगा ना, जिस दिन साडा लीडर नाच जाएगा, वो अगले दिन आना, मैं लिख के दे दांगी। मेरी बेल रिजेक्ट करके मेरी वकील से बदतमीजी करके पीटीसी के उन मौसूफ जज ने मुझे हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया था अपनी तरफ से कि चुको फाइल पे ला जाओ, मैं नहीं दे रहा बेल। और उन्होंने रिजेक्शन लिख के दे दिया था मेरी लॉयर तो कोल नहीं था खदीजा को, बल्कि उन्होंने हमसे ज्यादा बुरा अशर किया हुआ था। हम लोग एक तरफ आइसोलेशन वार्ड में थे जहां 4 5 6 लोग एक कमरे में होते थे, लेकिन वो सिर्फ पीटीआई के होते थे। खदीजा को उन्होंने आम जो नॉर्मल क्रिमिनल खवातीन थी, वो भी कैद याफ्ता जिनको सजाएं हो चुकी थी, उस वाले बैरक में 60 70 वुमेन्स के साथ रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कैद में रहने सियासी कैदी तैयबा राजा मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की हालिया तारीख में शायद बहुत कम खवातीन हैं जो कि सियासी कैद काट के आई हैं। उनमें से एक तैयबा राजा भी है। तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हमें याद है 9-10 महीने पहले प्रेस क्लब के बाहर हो या फिर लाहौर हो, वहाँ बात हो जाती थी, इंटरव्यूज हो जाते थे प्रोटेस्ट में। उसके बाद एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ कि उसके बाद 10 महीने का गैप आ गया। ज़ाहिर है आप जेल में और जो हालात हमारे सामने थे। स्टार्ट करते हैं, जब 9 में खान साहब अरेस्ट हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, आप लोग कहाँ पर थे? अ, हम लोग 9 मई को तो लाहौर में ही थी मैं। हम्म, प्रोटेस्ट के मतलब जमान पार्क गए और जमान पार्क से पता चला कि जी खान साहब अरेस्ट हुए हैं। और फिर हमें लिबर्टी का पता चला, वहाँ कुछ यूट्यूबर्स ने बताया था कि लिबर्टी जाना है। हम्म, लिबर्टी के लिए पहुंचे तो वहां पता चला जी कि जाना है, कैंट जाना है। तो अब मैं लाहौर से नहीं हूँ तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कौन सी साइड है क्या, लेकिन ये कि पब्लिक उस तरफ जा रही थी तो उनके साथ जाना था। अ, फिर हम पहुंचे कैंट, पहुंचे सीसी हाउस के बाहर एक प्रोटेस्ट था। तो उस वक्त लाहौर में थे और फिर वहां जो जैसे वो चलता रहा, पुरअमन प्रोटेस्ट था। कहीं पे मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं या मेरे इर्द गिर्द मेरे करीबी में से कोई मौजूद ऐसा कोई भी औरत या आदमी जिसको मैंने देखा हो कि जी वो सीसी हाउस के लिए अटैक के लिए आया हुआ या कहीं किसी ने इरादा किया, वैसी कोई चीज भी नहीं थी। फिर जो हुआ वहां पे 9 मई को, वो जो एक दुपट्टे वाली वीडियो और वो सब कुछ जो वो सारा हादसा था, उसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ तो उस पर दोबारा हम नहीं आते करना हैं चाहूंगी। उस सब पर बात करेंगे। प्रोटेस्ट जो आपने सीसी हाउस के सामने आप लोग गए, कैंट गए और सारा, वो पहले से प्लान था कि यहीं पर जाना है या फिर क्राउड बस चलता जा रहा था और क्राउड को कोई लीड कर रहा था या लीडरलेस क्राउड था? नहीं जमाल, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, मेरी बात पूछेंगे तो मुझे, मैं एक पाकिस्तानी आम शहरी हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा था, मतलब मुझे ये प्लान था नहीं था। मतलब मैं एक आम शहरी हूँ, मेरे लीडर को पकड़ा गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा लीडर जो है वो जैसे ये लोग कहते हैं ना, मैं नहीं चाहती थी मेरा लीडर जब आगे जाए पीछे मुड़ के देखे तो वो कहे कि मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई एक शख्स भी नहीं था। तो हम्म, मैं अपने लीडर के लिए गई थी। एक पाकिस्तान का एक सबसे पॉपुलर लीडर, सियासी जमात का एक स्ट्रांग नेम, इस सियासत का एक बड़ा नाम, आप उसे इस तरह तजलील करके घसीटते हुए, मतलब आपके अब्बू जी का माल तो नहीं है ना। आप किसी को लेके जा रहे हैं, तमीज से ले जाएं। आपने अरेस्ट करना था, आपने 10,000 दफा पहले तमाशे किए हैं, हमने देखे जमान पाक, हमने शेलिंग बर्दाश्त की। तो
आप आम आवाम को पीटने पे उतर आए हैं। हर बार हम यही कहते थे कि हम आम शहरी हैं, आम शहरी हैं। उस दिन भी ये हुआ, आप एक पॉपुलर लीडर लेके जा रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पब्लिक है वो उसके लिए बाहर नहीं आएगी? पब्लिक मतलब एक सवाल है, आपने उस शख्स को घसीट घसीट के लेके जाने का मकसद क्या था? मतलब मैंने वो वीडियो एक दफा देखी थी, दोबारा देखने का भी शायद हौसला नहीं हुआ। उसके बाद वहां जो शेलिंग हो रही थी, उसके बाद वो हादसा हुआ दुपट्टे वाला। हुँ। उस वक्त मैं जिस कंडीशन में थी, मैंने जो देखा था वो मंजर मैं दोबारा जिंदगी में ना कभी देखना चाहती हूँ, ना उस पर बात करना चाहती हूँ जो इन्होंने किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इरादतन या दुपट्टा प्लानिंग के तहत कि जी जाना है और अटैक कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं था। दुपट्टा फेंकने की नौबत क्यों आई थी और ये सीसी हाउस के बाहर ही आपने ऐसे दुपट्टा अपना पुलिस वालों की तरफ फेंका था, लहराया था? नहीं, वो सीसी हाउस के बाहर नहीं हुआ था, क्योंकि सीसी हाउस मुझे सब इशारा करके बता रहे थे कि सीसी हाउस उस तरफ कहीं है। शाम को जब मैं वहां से निकली थी कुछ 7 बजे के करीब, तो उस वक्त मुझे वो सब बता रहे थे जी इस तरफ कहीं है, इस तरफ कहीं है वो। तो वो तब मुझे पता चल रहा था कि आगे कहीं उस तरफ है। मैं जहाँ थी वो आई थिंक कोई और वाली वो साइड थी। और वहां पे जो पुलिस हशर कर रही थी पब्लिक का और जो औरतों का, उसकी वजह से उसकी नौबत आई थी वो दुपट्टा फेंकने की, कि उनको शर्म दिलाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सिस्टम पे मेरा गिव अप डे था, मैंने हाथ उठा दिए थे जी कि आप लोग जो है वो शायद इससे समझ जाएं, ये एक वो निशानी थी कि हम अब अमन चाहते हैं, आप खुद पे भी रहम करें और हम पे भी रहम करें और अपनी अवाम पे जुल्म ना करें। लेकिन वो उनका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था। उन्होंने कहा जी ना हम इज्जत वाले हैं और ना हम इज्जत दे सकते हैं। उन्होंने एक, मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि वो मैं थी, मैंने कई और औरतों के साथ वहां बहुत कुछ होते हुए देखा है। तो मैं, मुझे लगता है कि ये खवातीन के साथ ये सब करना, आप जंग में भी औरतों और बच्चों के साथ ये नहीं कर सकते। तो ये हमारा अपना मुल्क है, ये एक इस्लामी मुल्क है और उसमें जो कुछ उस दिन हुआ वो दुनिया ने देखा है। उसी रोज़ अरेस्ट किया गया था आपको? नहीं, 10th मई को, 10th मई को दोबारा प्रोटेस्ट की कॉल थी, लिबर्टी गए थे हम लोग। तो लिबर्टी से अरेस्ट हुए थे और लिबर्टी से प्रॉपरली हमने पूछा था पुलिस वालों से कि हम जा सकते हैं, हमारे पास कोई प्ले कार्ड्स नहीं थे, कोई स्टिक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो हमने पूछा था उनसे कि हम जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था हाँ जी, साइड से होकर चले जाएं, वहां सामने बैठ जाएं तो आप कर सकते हैं। और कोई ऐसा जत्था भी नहीं था। मैं थी, मेरे साथ एक और साथी थी सनम, हम लोग गए थे और पुलिस से पूछ कर वहां बैठे थे। आई डोंट नो, उसके बाद अचानक जब वहां यलगार हुई और जो कुछ वहां पे हुआ, फिर हमें 15 मिनट के अंदर अंदर जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, बिठा लिया गया, वो फिर आगे की कहानी थी। अरे लेकिन ये कि पूछ कर बैठे थे और अगले दिन हुए थे arrest। और अरेस्ट किसने किया था? अरेस्ट बताकर किया या बस अ, अरेस्ट हमें किया था अमारा ने। मुझे याद है कि मैं इंटरव्यू दे रही थी और सनम को कंधे से पकड़ा हुआ था, तो सनम ने चीख के कहा था कि कोई आदमी मुझे हाथ ना लगाए। तो जब उसने देखा था तो अमारा खड़ी हुई थी उसके लेफ्ट साइड पे। तो अमारा थी वो जो उन्होंने हमें अरेस्ट किया था, हमें वैन तक पहुंचाया था। आइडेंटिफाई बाद में हमें शहर बानों ने किया था, जो आके हमें देख के गई थी कि ये हाँ जी यही दो लोग अंदर मौजूद हैं, यही मौजूद है दो। और फिर जो इन्वेस्टिगेशन में जो फीमेल ऑफिसर थी वो अनूश थी, जिनसे हमारा कुछ बहस मुबाहिसा भी हुआ था कि एक औरत होते हुए आप दूसरी औरतों के साथ ऐसे नहीं कर सकते, खुदा का खौफ करें, आपने अल्लाह को जान देनी है, आगे सिर्फ दुनिया नहीं देखनी होती, आखिरत भी देखनी होती। तो वो सारा बहस मुबाहिसा अनूश के साथ हुआ था। तो ये 3 खवातीन बड़ी तीनों हाई सर प्रोफाइल फहरिस्त। पुलिस अफ़सर्स हैं। शहर जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसीलिए ये हाई प्रोफाइल ना, गलत काम बड़ी ईमानदारी से किया है। अरेस्ट करके ले गए, उसके बाद की क्या कहानी है? नहीं, अरेस्ट करके तो लेके फौरन नहीं गए। अरेस्ट करके तो वो पहले 5 बजे, सवा 5 बजे, 5 बज के 13 मिनट पे आप अरेस्ट हो रहे हैं और रात को सवा 11 बजे तक आप लिबर्टी की उसी दो सड़कों पे इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं। तो 6 घंटे, 6.5 घंटे किसी को गाड़ी में रखना, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो ऑब्वियसली कुछ चल रहा था, तो चक्कर काटे जा रहे थे, चक्कर काटे जा रहे थे, जो कि हमें कहा गया था 10 मिनट में आपको उतार देंगे। तो वो ऐसा नहीं हुआ। और हमारी तरफ से प्लान था या नहीं था ये तो बहुत विजिबल है, लेकिन वहां से प्लान था या नहीं था ये भी मेरा ख्याल है अब बहुत विजिबल गाड़ी में कुछ पूछा आपसे थाने ले जाने से पहले? है। गाड़ी में किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस ये आइडेंटिफाई किया था। फिर जब आइडेंटिफाई कर लिया था, इधर उधर कॉल्स घुमाई जा रही थी। फिर कोई 9 बजे के करीब हमारे फोन्स ले लिए थे इन्होंने, लेकिन सवा 5 से 9 बजे तक हमारे फोन गाड़ी के अंदर हमारे पास थे। और फिर इन्होंने हमसे हमारे फोन्स ले लिए थे, क्योंकि और इनको अंदाजा हो गया था कि हाँ जी अब इनको लेके जाना है। तो फिर इन्होंने हमारे फोन्स वगैरह लिए और तब तक ये खवातीन इकट्ठी कर रहे थे गाड़ी। और थाने कौन से लेकर गए थे? फिर वहाँ पर क्या थाना DHA लाहौर, और वहाँ पर फिर जहाँ इन्होंने हमें पूरी रात रखा था।
और उस थाना डीएचए की भी एक अलग सी कहानी है। आई थिंक वो एक मेल पुलिस स्टेशन है, जो एक अकेडमी है पूरी, उसमें अंदर कोई मेल पुलिस का कोई हॉस्टल वगैरह भी है ना, वहाँ कोई वॉशरूम की फैसिलिटी थी ना, वहाँ कोई, जब आप आवाम लेकर आ रहे हैं, आप 17 औरतें 18 औरतें लेके जा रहे हैं, आपके पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, आप उनको कह रहे हैं जी घर वाले पीछे आए तो उनको कहें खाने के लिए कुछ ले आए, पानी पीना है, पानी तो नहीं है, घर वालों से कहे पानी की बोतलें लें, आप लेके क्यों जा रहे हैं? और फिर वहां पे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जा कोई नहीं जा सकता पूरी रात, मतलब पूरी हॉरिबल सी सिचुएशन थी कि आपने 17 लोग पकड़ लिए और फिर आप उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वॉशरूम नहीं जाना, पानी नहीं पीना, पानी कोई नहीं है, खाना कोई नहीं है, घर वालों से कहें। तो जब घर वालों की जिम्मेदारी है और वो थाने के बाहर जब वो उन्होंने बेचारों ने परेशान होना है, आप औरतें नहीं आपने संभालनी ना, आप पकड़ के क्यों लाए हैं? जब आप बेचारों को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, तो फिर नहीं लेके जानी चाहिए। थाने के अंदर वैसे क्या माहौल था? सिर्फ फीमेल पुलिस वाले ही थे या फिर मेल पुलिस वाले भी वहीं पर थे? नहीं नहीं, जो पहले दिन जहाँ हम लेके गए थे वो पुलिस स्टेशन जो था डीएचए, वहां तो जो फीमेल पुलिस थी वो वहां बाद में बुलवाई गई थी, वहां कोई फीमेल पुलिस नहीं थी। हमें जब अरेस्ट किया गया था तब भी मेल पर्सन्स थे सारे। एक हमारा वहां मौजूद थी, हमारा की मौजूदगी में वहां औरतों को मारा पीटा गया था। शहर बानो भी वहां थी, उनकी मौजूदगी में सब औरतों को मारा पीटा गया था। बल्कि वो लोग सामने खड़ी भी देख रही थी। और बाद में जब हमें पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया गया, वहाँ कोई फीमेल स्टाफ नहीं था। हमें जब लेके जाया गया था उसके 2.5 घंटे के बाद वहाँ फीमेल एक पर्सन आई थी, और वो बेचारी भी वहां पे कह रही थी जी कि बस मुझे तो इन्होंने घर से बुलवाया है नींद से उठवा के, और इनका दिमाग ठीक नहीं है। मतलब पुलिस वालों के भी माशाल्लाह से क्या कहने हैं, वो बेचारे भी तंग आए पड़े हैं। तो और वो जो एकेडमी थी जहाँ पे ये सब वो था, वो हॉस्टल था कोई, वहाँ की खैर हालत नहीं थी कि वहां आप औरतें रखते, लेकिन वक्त गुजर गया है, बातें याद रह जाती हैं। थ्रेट किया गया थाने में कोई आपको? थ्रेट किया गया, हाँ जी, चुंग थाने में किया गया था। जब हम री अरेस्ट हुए थे जेल के बाहर से और फिर हमें थाना चुंग में रखा गया था अबडक्ट करके, तो थाना चुंग में हमें रखा गया था तकरीबन 1.5 से 2 दिन, 2 दिन। हम्म, और थाना चुंग में रात के वक्त कोई पर्सन आए थे। एक तो एएसआई नासिर इकबाल थे, जिन्होंने हमें बुलवाया पहले, फिर उन्होंने हमें लेके जाने की कोशिश की। उन्होंने हमें कहा कि गाड़ी में बैठे। हम थाना चुंग मेन एंट्रेंस, मतलब बाहर वाला गेट तो बाहर है, अभी हम थाने की हदूद में अंदर थे, तो उसकी स्टेयर्स ऊपर से नीचे आती हैं। तो हमें वो कह रहे थे नीचे, तो हम, मैं और सनम वहां खड़े हो गए थे, तो हमने उनसे पूछा था, सनम ने उनसे पूछा था हम कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बैठे गाड़ी में, मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ, मैं आपको लेके जा रही हूँ। हम्म, तो सनम ने कहा हम कहीं नहीं जा रहे, मैं पीछे खड़ी थी, मैंने उनसे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उसने कहा कि नहीं, आप फीमेल स्टाफ किधर है? तो उन्होंने आगे से, उस बंदे ने शाउट किया एकदम से, तो मैंने सनम को पीछे किया, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप डोंट शाउट ऑन अस, आप हम पे शाउट नहीं कर सकते, जाके फीमेल स्टाफ लेके आए, हम 2 मिनट में आपके साथ चलेंगे, फीमेल स्टाफ नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने आगे से हम हमें कहा मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ, मैं लेके जाऊंगा, ये मेरे साथ और अफसरान भी हैं, 4 लड़के थे उनके साथ। तो हमने कहा जी नहीं सॉरी, आप 5 आदमी हैं, हम 2 लड़कियां बिल्कुल आपके साथ नहीं जाएंगी। क्योंकि रीअरेस्ट होने के बाद थाना चौक जिस दिन हम पहुंचे थे, शाम को इन्होंने वो 13 औरतों में से, क्योंकि 3 खवातीन वो थी, 14 औरतें रह गई थी, 17 में से 3 खवातीन वो थी जिनके फादर की डेथ आई थिंक हो गई थी, जब वो जेल के अंदर ही थी जिस दिन एमपीओ खत्म हुआ था। तो फिर उन्होंने हमें कहा जी कि आप बैठे गाड़ी में, मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ। तो हमने उनसे कहा जी हम नहीं जा सकते, आप फीमेल स्टाफ बुलवाएं, देन हम इंशाल्लाह जाएंगे। उन्होंने वहां चीखा चिंगाड़ा, हमने वापस उनके साथ बदतमीजी की कि जी नहीं आप चीखे चिंगाड़े नहीं। हम लोग वहां बैठ के नीचे, मैं और सनम, और हमने कहा घसीट के ले जाएं, फिर लेके जाना है तो ऐसे नहीं जाएंगे। खैर उनको उसी वक्त किसी की कॉल आ गई, वो नीचे उतरे, उन्होंने जाके कॉल पे बात की, तो उन्होंने वापस मुड़ के कहा लेके जाओ इन्हों। तो फिर हम वापस, हमें अंदर शिफ्ट किया गया, जो भी वो था सेल वगैरह वहां भेजा गया। उसके बाद उन्होंने हमें कोई रात को मतलब ये सब हुआ था कोई 12:30 1 के करीब। जी। उसके बाद कोई 1.5 घंटे बाद 2:30 पौने 3 के करीब उन्होंने हमें ऊपर बुलवाया, ऊपर वाला फ्लोर था थाना चौक का। तो ऊपर वो जनाब अपने कमरे में लेटे हुए थे, और उन्होंने कहा जी ला के बिठाएं इन दोनों को इधर। तो वो सामने विराजमान थे, और हम लोग दोनों को सामने बैठना पड़ा। और फिर वहां पे 2 लड़के जो थे वो गन्स के साथ थे, ऑफिसर्स आई थिंक वो थे, और वो सब मौसूफ जो थे वो लेटे हुए थे सामने। और उन्होंने फिर कहा जी वीडियो बयान दें मुझे कि आप लोगों को किसने कहा था कि आपको कौन लेके किसने कहा था जाने का, कौन आपको जमान पाक लेके जाता था। फिर खैर हमने वहाँ एक वीडियो स्टेटमेंट दी थी, और उसके उसमें यही था, वो हमें बार बार प्रेशराइज करते थे कि आप बोलें कि आपने वहाँ किसको देखा था, आप बताएं कि वहां आपको जाने के लिए किसने कहा था। तो हमने उनसे कहा था कि हमें लीडरशिप से किसी ने नहीं कहा था। तो बस इस तरह की वो एक स्टेटमेंट उन्होंने ली थी, जो कि मेरा ख्याल है उनके भी किसी काम की नहीं है।
गवाह बनने का प्रेशर था थाने में आप पर? किसी का नाम उन्होंने बताया हो कि ये नाम लेकर बोलें कि इसने कहा था हमें? देखिए जमाल, थाने में जो प्रेशर था ना, ये तो एक रात का किस्सा मैंने आपको सुनाया कि एक रात इस तरह हमारे साथ ये किया गया। अगली रात वहां एक बंदा आता है और रात को 1 बजे के करीब वो आके हमें कहता है आप लोगों ने कुछ खाना पीना है, जैसे वो कुर्बानी के बकरे को या कुर्बानी के जानवर को नहीं कहा जा रहा होता। फिर वो बार बार आता था, उधर सुरदा होके खड़ा हो जाता था, तो मैं और सनम उसको हैरान होकर देख रहे थे कि क्या मसला क्या है। हर हर 5 मिनट बाद 2 लोग आते थे, हमें देखते थे सेल के अंदर, ना हम बैठ पा रहे थे ना लेट पा रहे थे, हम 2 लड़कियां चुंग खाने के अंदर, इतने सारे मेल ऑफिसर्स में सिर्फ हम 2 लड़कियां थी। और हम लेट नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, हर 2 मिनट बाद 2 लोग आते थे, हमें घूरते थे। तो फिर वो एक जो बार बार आता, मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप हमें आके ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे आज हमारी आखिरी रात है। उसने बड़ा अफसरदा होके हमें बड़ा तकलीफ से कहा जी, जैसे वो बेचारे ने बड़ी अपनी तरफ से एक्टिंग की। उसने कहा हो सकता है ऐसा ही हो कि आज आपकी आखिरी रात हो। वो एक ऐसा वक्त था कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि एक मेल पर्सन आके हमें वो ट्रीट कर रहा है कि अभी अगर आपने कुछ खाना है तो खा लें, पीना है तो पी लें, क्योंकि आप मरने वाले हैं, आपकी तो आज आखिरी रात है। ये जो मेंटल टॉर्चर हमें किया गया, ये कोई एक अजीब सी चीज थी। फिर जो हम जेल गए और जेल जाने के बाद जो बिल्कुल हमें कहा गया था, बिल्कुल हम हमसे मिलने कोई आए थे, साहब आए थे एक, और बिल्कुल उन्होंने हमें कहा था कि तो उनका मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स दोहराना चाहूंगी। उनके अल्फाज थे, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ फैशन ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿयासत ਵਿੱਚ ਪੈ गई हो। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। तो ये बड़ी अजीब बातें हैं कि आप जेल हमें कोई मिलने आए और फिर आके हमें कहे कि जी आपका लीडर भागने वाला है, उसका तो फाइनेंसर आ गया तो आप निकल जाए। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि जिस दिन वो नाच जाएगा ना, जिस दिन साडा लीडर नाच जाएगा, वो अगले दिन आना, मैं लिख के दे दूंगी। तो वो उनको बड़ा बुरा भी लगा था कि उनको ये जवाब दिया गया था। वो पुलिस वाले थे या फिर बाहर से आए थे? नहीं, वो पुलिस वाले नहीं थे। मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि वो एटीसी के एक जज थे, जिन्होंने आके हमसे ये बातें की थी। और उस वक़्त उनका वहाँ आना बनता नहीं था, मगर वो क्यों आए थे ये वही बता सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मगर वो एटीसी के एक जज थे। एटीसी के जज ने आपको ये कहा कि आपका लीडर भागने वाला है, आप भी लिख कर दे दें और यहाँ से निकलें? जी, एटीसी के एक जज ने ये कहा था, और मेरे जवाब की वज़ह से एटीसी के जज ने मेरी बेल रिजेक्ट करके, उस केस में जिसमें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, मेरी बेल रिजेक्ट करके, मेरी वकील से बदतमीज़ी करके, मेरी बेल 9 सवा 9 महीने पहले केस की बेल, दूसरा तो फिर कोई केस ही नहीं, इन्होंने खुद हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आईजी ने और बाकी सब ने कहा है कि मैं उनको किसी केस में रिक्वायर्ड नहीं हूँ। लेकिन उस एक बंदे ने उस एक बात की वज़ह से मुझे हाई कोर्ट फेंक दिया, क्योंकि उनको पता था कि इसके पहले केस में इसको लंबा रगड़ा पड़ेगा। तो उन्होंने उस एक बात के जवाब की वजह से एटीसी के उन मौसूफ जज ने मुझे हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया था अपनी तरफ से कि चुको फाइल पे ला जाओ, मैं नहीं दे रहा बेल, और उन्होंने रिजेक्शन लिख के दे दिया था मेरी लॉयर। जेल में क्या सूरत हाल थी? रवैया कैसा था? जेल में कैसे गुजरे आपके शब-ओ-रोज़? जेल में शबो रोज बस जेल तो जेल होती है, ऑब्वियसली जेल शबो रोज बस गुजर गए, अल्लाह का शुक्र है कि गुजर गए। ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी, बस जेल जेल जैसी होती है। एक तो आपने अभी जज साहब का जिक्र किया, और भी कोई ऐसे वाकयात हुए किसी ने आपको कहा अगर, इसमें मैं ऐड कर लूँ, डोंट माइंड इट, के राना सौला साहब की एक स्टेटमेंट थी नून लीग की, जब आप लोग जेल में ही थे और ज़रा आप ही हाई प्रोफाइल सियासी कैदी थे विद आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, खदीजा शाह नवाल, कि कुछ पीटीआई ने खुद ही एक ड्रामा सा लगाना है कि रेप के हवाले से कुछ खवातीन का रेप हो गया है और उसको शोर शराबा किया जाएगा। तो बड़ा कंसर्न था उस वक्त तमाम मीडिया का भी, तमाम सोशल मीडिया का भी, कि आपके हवाले से बात हो रही थी, सनम के हवाले से बात हो रही थी, दीगर खवातीन के हवाले से बात हो रही थी। ऐसा कुछ आपको मालूम हुआ? ऐसा कुछ वहां पर हुआ था? जमाल, ये सब तब हुआ था जब हम लोगों को इन्होंने आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, जब इन्होंने हमें जेल शिफ्ट किया था, ये जब हम थाना चुंग में थे, थाना सीआईए कोतवाली, जब इन्होंने हमें शिफ्ट किया था चुंग थाने तक, हमारी फैमिलीज को पता था कि हम थाना चुंग में हैं। वहां पर जब ठीक। चुंग थाने से इन्होंने हमें दूसरी रात के बाद थर्ड डे मॉर्निंग में, जब इन्होंने थर्ड डे हमें कोतवाली शिफ्ट किया था, थर्ड डे इवनिंग में सॉरी, तो इन्होंने जो अचानक हमें वहां से अबडक्ट करके इन्होंने ऑलमोस्ट हमें वहां से निकाला था बाहर, इन्होंने हमारी फैमिलीज़ को थाने के अहाते में से निकाल के बाहर मेन रोड पे खड़ा कर दिया था। इन्होंने हमें दूसरी गाड़ियों में ले जाके कोतवाली शिफ्ट किया था कि हमारी फैमिलीज़ को पता नहीं चला था।
उस रात हमारी फैमिलीज़ पूरी रात हमें लाहौर में ढूँढती रहीं। उन्हें नहीं पता चला कि हम कहाँ पे हैं। अगले दिन एक वीडियो चली थी, मैं बिल्कुल इस चीज़ का ज़िक्र करना चाहूँगी। मेरी वालदा एक तहज्जुदगुज़ार औरत है, मेरी वालदा को रात के 1 बजे के करीब एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। एक वीडियो आती है जो कि एक रूम में ऊपर की वीडियो है और उस लड़की ने काले कपड़े पहने हुए हैं। और वो उसका जो गेटअप है, जो उसका फ्रॉक वगैरह वो वाला है जो मैंने 9th मई को पहना हुआ था। हालाँकि 10th को मैं ग्रीन ड्रेस में थी। मैंने एक कमीज़ शलवार पहनी हुई थी। लेकिन जो वो वीडियो थी वो एक ब्लैक फ्रॉक वाली लड़की की थी, जो मेरे मेरे बाद में मुझे मेरी वालदा ने बताया। मेरी वालदा को एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से, उसके बाद मेरी वालदा को उस नंबर से ब्लॉक कर दिया जाता है और वो नंबर बाद में किसी के इस्तेमाल में नहीं है। उससे मेरी वालदा को एक मैसेज आता है, एक वीडियो जाती है और वो एक रेप वीडियो है जिसमें 3 से 4 पुलिस अफ़सरान, पुलिस के एहलकार एक लड़की का रेप कर रहे हैं और उसके ऊपर वीडियो के बाद एक मैसेज मेरी वालदा को गया कि ये तैयबा है। मेरी माँ जो तहज्जुद के लिए उठी थी, रात को सवा 2 बजे उन्होंने 1 बजे का आया हुआ मैसेज रात को सवा 2 बजे देखा और मेरी माँ जो पूरी रात रोईं, ये पूरी ज़िंदगी मेरी माँ के उस रोने का कर्ज़ नहीं उतार सकते जो उन्होंने मेरी माँ को उस रात तकलीफ़ पहुँचाई। इनके पीछे इतनी माँओं की बद्दुआएँ हैं, इतनी बद्दुआएँ हैं कि इनकी दुनिया और आख़िरत से अब ये अल्लाह इनको हिदायत अगर दे दे तो बच सकती है, वरना बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब रेप केस की खबरें बिल्कुल आई थी। मेरी वालदा बहुत परेशान थी। उनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि रेप हो चुका है। सनम की वालदा को बहुत सारे लोगों ने कहा। सनम की वालदा जब हमें मिलने एटी से आई थी, तो वो सनम को और मुझे हाथ लगा-लगा के पूछ रही थी कि तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं है? मुझे सच बताओ किसी ने। तो वो जो हमने अपनी माँओं की हालतें देखी हैं ना, वो हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन हमें किसी पुलिस ऑफ़िसर ने, कोई औरत, कोई आदमी, किसी ने हम पे हाथ नहीं उठाया, किसी ने हमें थप्पड़ नहीं मारे, हमें ज़द-ओ-कोप नहीं किया गया, हमारे साथ कोई जिस्मानी ज़्यादती नहीं हुई। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, राना सनाउल्लाह साहब ने, क्योंकि वो वीडियो वायरल हुई भी थी, खान साहब ने आई थिंक उस पे कोई स्टेटमेंट दी थी कि इन्होंने हमारी औरतों के साथ ज़्यादती कर दी हुई है। उसकी वजह से फिर राना सनाउल्लाह साहब मेरा ख़्याल है रात को 12 बजे आके उन्होंने कहा कि जी ये देखें, ये कह रहे हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम अवाम को आगाह करें कि ये खुद से कोई प्रोपेगेंडा करने वाले हैं और ये। यहाँ मेरा सवाल है जो मैं चाहती हूँ हर पाकिस्तानी ये सवाल उठाए। इन लोगों ने पहले ये बोला कि 9 मई एक प्लानिंग थी। 9 मई का प्लान 2 तारीख को या 3 तारीख को ज़मान पार्क में बना था। 9 मई का प्लान हमें एजेंसीज़ को फलाने को, टमकाने को 6 तारीख से पता था। तो जब राना सनाउल्लाह साहब एक औरत की वीडियो वाली बात पे धड़ाधड़ फटाफट आके रात को 12 सवा 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमें अवाम को एतमाद में लेना है। तो राना सनाउल्लाह साहब आपने 6 तारीख को जब आपको पता चला था कि अगर पीटीआई अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली है, अगर अवाम को कहीं रगड़ा म पड़ने वाला है किसी सियासी जमात की तरफ से, तो तब आपने हुकूमती ज़िम्मेदारी लेते हुए 6 तारीख की रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को ये क्यों नहीं कहा कि पीटीआई ये करने वाली है, आपने 9 तारीख को नहीं निकलना या अगर ये आगे 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद ये आने वाले हैं कैंट की तरफ, तो आप लोगों ने नहीं आना। राना सनाउल्लाह साहब को उस वक़्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। अगर आप अपने लिए इस वक़्त आके चीखें मार रहे थे, तो आपको पहले भी करनी चाहिए थी। तो यहाँ से इनका ये सारा बयानिया बर्बाद हो जाता है। ये जितनी भी कोशिश कर लें, अल्लाह ताला ने इनको नीचा ज़रूर दिखाना है जगह इंशाअल्लाह। 9 मई ज़ाहिर है बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसकी जुडिशियल इंक्वायरी पीटीआई भी कह रही है और होनी भी चाहिए है। अब बिल्कुल होनी चाहिए। जेल के जो दिन हैं, जेल में आपको कोई प्रेशर नहीं किया गया, कोई उस तरह की चीज़ नहीं हुई, जो हम बाहर सुन रहे थे। जेल पॉज़िटिव रही आपके लिए, ज़ाहिर है जेल जेल होती है बट जो बाहर सुना जा रहा था, उसके बरअक्स थी अंदर माहौल, थोड़ा सुकून था आपके लिए। जेल पहला महीना ज़रा सख्त था जमाल, फर्स्ट मंथ वाक़ई सख्त था। आइडेंटिफ़िकेशन परेड मैक्सिमम होती है 7 डेज़ की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे ये लॉ एंड ऑर्डर का इस तरह से एज़ सच आइडिया नहीं है। मेरी लॉयर इस पे बेहतर बता सकती है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि 7 डेज़ की मैक्सिमम होती है। लेकिन हमारी आइडेंटिफ़िकेशन परेड 15th या 16th डे हुई, जो कि मैक्सिमम टाइम का भी डबल है। तो ये बड़ी एक अजीब-सी बात थी। अ, हमें जिस तरीके से वहाँ बंद रखा गया शुरू में, हमें जिस तरीके से दिन के वक़्त भी पूरी जेल खुली होती थी और हमें हमारे एक आगे अहाता था, अहाते के अंदर छोटे-छोटे सेल्स थे, हमें उन छोटे-छोटे सेल्स के अंदर भी बंद कर दिया जाता था। तो वो जो 21, 24 डेज़ थे, वो बहुत अजीब थे। बहुत मतलब जानवरों जैसे सलूक वाले वो थे कि ज मेरा ख़्याल है अब हम जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते। हम जैसे एटलीस्ट लोग जानवरों के साथ भी ऐसे नहीं करते। वो थोड़ा हार्ड था लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था। पॉज़िटिव प्लस पॉइंट जेल का कोई पॉज़िटिवनेस हो जेल की?
पॉजिटिवनेस तो ऐसा पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस इस तरह से तो नहीं, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं। अगर आप मुझसे लोगों का पूछ रहे हैं तो नेगेटिव के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगी। अगर आप ये अगर आपका सवाल ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस, तो नेगेटिव पे मैं बात नहीं करना चाहूंगी। पॉजिटिव पे हाँ, वहाँ पे पॉजिटिव पर्सन्स बहुत सारे रहे। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग मैंने देखे, जो बज़ाहिर हम लोगों को ज़रूर पता होने चाहिए। ऐसे नाम, ऐसे चेहरे जो अ, हमारे अपने पास हमारे इर्द-गिर्द मौजूद है, जिन्हें हम बाहर कभी भी नहीं जानते थे, जिन्हें हमने जेल में देखा। तो पॉज़िटिवनेस कुछ लोगों से बहुत सारी थी और नेगेटिव पीपल के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं बात करूँगी तो एक और नया महाज़ खुल जाएगा। और अभी हम ऐसी स्टेज पे नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि हम ऐसी किसी भी स्टेज पे हैं कि हम लोग एक नया मुहाज़ खोल के बैठ जाएँ, तो नेगेटिव पे बात नहीं करना चाह अच्छा, अब तो एक बात ज़ाहिर है जेल आपने गुज़ार ली, कुछ वाक़यात जो बताने के काबिल हैं वो आपने बता दिए। आप कह रही हैं कुछ स्टोरीज़ नहीं बताना पाएँगी। अब जेल में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी ख़वातीन थी। पहले वाली ख़वातीन, प्रोटेस्ट वाली ख़वातीन, प्रोटेस्ट में इकट्ठे होना एक और चीज़ है। जेल में इकट्ठे होना जहाँ हर एक को अपनी-अपनी होती है कि भाई मैंने निकलना है, मेरा कुछ हो जाए, मेरी कोई आसानी हो जाए। अब जेल में क्या माहौल था? कौन-कौन सी ख़वातीन साथ थी? क्विकली बताइएगा उनके साथ किस तरह का रवैया सबका था आपस में एक-दूसरे के साथ? नहीं, रवैया अ, ऑब्वियसली जब आप एक साथ रहते हैं तो मसाइल भी होते हैं, और जेल तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ हर कोई डिप्रेशन में ही था, क्योंकि सब खानदानी लोग हैं, सब अपने-अपने घरों से गए हुए थे। कोई भी किसी की भी फैमिली में कहीं पे कभी कोई औरत जो है वो जेल नहीं गई, तो सबके लिए वो एक ट्रॉमा था। लेकिन ये कि अच्छे लोग भी थे, व छोटी-मोटी चीज़ें हो जाती हैं, ख़वातीन में ख़ैर मुझे लगता है कि मसाइल होते भी ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत मिले, अच्छी बॉन्डिंग्स भी बहुत रही हैं। कुछ नए दोस्त मिले, कुछ नए चेहरे, कुछ काबिल चेहरे सामने आए, जिनके बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए, जिनका ज़रूर पूरे पाकिस्तान को या दुनिया भर में पाकिस्तानी जहाँ भी मौजूद है, उन्हें पता होना चाहिए कि कुछ लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ काटी, अपने हिस्से से ज़्यादा जिनकी कुर्बानी रही, वो ज़रूर सबको पता होना चाहिए। तो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉज़िटिव ज़रूर था। ख़वातीन लेकिन जहाँ होती हैं वहाँ मसाइल होते हैं, और ख़वातीन के मसाइल में मेरा ख़्याल है कि नहीं पड़ना चाहिए। आप क्योंकि सबके साथ रही हैं, तो रिज़र्व सीट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो कौन डिज़र्व करता है उन जेल की ख़वातीन में से, जिसका नाम रिज़र्व सीट के लिए जाया जाए? ये आप मेरा ओपिनियन माँग रहे हैं? ज़ाहिर है, खान साहब को तो कहा था जो जेल में ख़वातीन हैं, प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगी। अगर आप मेरा ओपिनियन ले रहे हैं जमाल, तो मैं कुछ नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, जो कि मुझे लगता है कि अगर सियासत में आते हैं, तो वो पाकिस्तान की तारीख़ बदल देंगे, हुँ, अपनी काबिलियत से, अपनी इंसानियत से। मैं 4 ख़वातीन का नाम यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि पूरा पाकिस्तान या दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन्हें पता हो कि 4 औरतें ऐसी हैं, जो इंसानियत में भी बहुत आगे हैं, काबिल भी बहुत हैं। उन चारों की अपनी-अपनी क्वालिटीज़ हैं। उनमें से कोई इंसानियत के लेवल पे ऐसे है कि लोग उसे नॉर्मल नहीं समझते। मतलब मेरे और आप जैसे लोगों से कहीं ऊपर, कहीं बेहतरीन लोग शायद। पहला नाम मैं जिसमें लेना चाहूँगी, एक ऐसी खातून जो कि बहुत विज़िबल है, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को लेके उसकी अपनी एक स्टैंडिंग है। वो गलत चीज़ पे स्टैंड लेती है, सही चीज़ पे स्टैंड लेती है, सही चीज़ पे स्टैंड लेने पे अगर वो आखिरी औरत भी रह जाए, तो मुझे उस पे फ़ख्र है कि वो अपना स्टैंड लेती है। वो इस चीज़ के लिए पीछे नहीं हटती कि फलाँ-फलाँ मेरे साथ खड़ा होगा और फलाँ-फलाँ नहीं खड़ा होगा। वो नाम खदीजा शाह का है। खदीजा शाह एक काबिल औरत है, एक बहादुर औरत है। मैं दिल से चाहती हूँ कि खदीजा आने वाले वक़्त में पाकिस्तान के लिए आगे आए। हम बहैसियत पाकिस्तानी, हम वाक़ई खदीजा से जैसे लोगों को देखना चाहते हैं। खदीजा एक बेहतरीन और बहादुर औरत है। नेक्स्ट खदीजा शाह, जाने से दूसरा पहले नाम मैं लेना चाहूँगी फ़ायज़ा मुराद। दूसरे फ़ायज़ा नाम मुराद जी, जी। मैडम दूसरे नाम से पहले खदीजा शाह का आपने नाम लिया। अब यहाँ ये बता दीजिएगा उनको कोई स्पेशल प्रोटोकॉल तो नहीं मिल रहा था? नहीं, मैं बल्कि ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि खदीजा को कोई प्रोटोकॉल नहीं था। खदीजा को बल्कि उन्होंने हमसे ज़्यादा बुरा अशर किया हुआ था। हम लोग एक तरफ आइसोलेशन वार्ड में थे, जहाँ 4, 5, 6 लोग एक कमरे में होते थे, लेकिन वो सिर्फ़ पीटीआई के होते थे। खदीजा को उन्होंने आम जो नॉर्मल क्रिमिनल ख़वातीन थी, वो भी कैद याफ़्ता जिनको सज़ाएँ हो चुकी थी, उस वाले बैरक में 60-70 वुमेन्स के साथ रखा हुआ था।
और खदीजा को आई थिंक अस्थमाटिक है, वो उसको और बहुत सारे इश्यूज है। मतलब शी इज अ ब्रिलियंट वुमन, शी इज वेरी केपेबल। चलिए मतलब उस जैसी खातून के साथ ये सब करना नहीं बनता था। एक क्लैरिटी हो गई। उन्होंने शायद एक शहजादी को तख्त से उतार के फर्श पे बिठा दिया था, लेकिन मैं सलाम करती हूँ उसे कि उसने बड़े हौसले से ये लड़ाई लड़ी है। 3 नाम और क्विकली ले लें प्लीज, और 3 नाम जी, कौन? दूसरा नाम फायजा मुराद, उनकी कहानी मैं बता चुकी हूँ। फायजा इज अ लॉयर, उसने 10 मई को मार खाई। फायजा बहुत काबिल औरत है। तीसरा नाम मैं लेना चाहूंगी अरुणा नईम, जो एक बिल्कुल घरेलू खातून है। इंसानियत के दर्जे पे वो बहुत बहुत ऊपर है। उन्होंने कैदी खवातीन का बहुत ख्याल रखा, उनके बच्चों का। उनको वहाँ किसी कीड़े की तकलीफ से भी तकलीफ होती थी। वो एक ऐसी खातून है जिनका पाकिस्तान वालों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लोगों में इंसानियत नहीं रही। चौथा नाम जो मैं जरूर लेना चाहूंगी, सादिया उस्मान खान, एक ब्रिलियंट टीचर, जिनको असेंबली में जरूर होना चाहिए। वो चार औरतें हैं जो हमारे मुल्क की तारीख बदलेंगी अपनी काबिलियत से। शॉर्टली बताइएगा, आपने इंतखाबात क्यों नहीं लड़े, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा आपने? जमान इंतखाबात नहीं लड़े, मैंने रिजर्व सीट के लिए अप्लाई किया था। जी। मैं वो भी लास्ट मोमेंट पे मुझे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि तुम अपने फॉर्म जमा करवाओ। लास्ट डे उन्होंने मुझे सुबह में ये बोला था। एक दिन पहले आई थिंक वो उन्होंने पेशी पे जाना था, तो उन्होंने मुझे कहा था। उससे पहले मेरी और उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। लास्ट डे जो था पेपर सबमिट करवाने का, उससे एक दिन पहले वो उन्होंने पेशी पे जाना था, तो वो मेरी लॉयर का नंबर लेके गई थी। उन्होंने कहा था कि तुम करवाओ पेपर सबमिट। तो मैंने ऑब्वियसली, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और ना ही मैंने कोई ऐसी फंडिंग इकट्ठी की है कि मैं कहूँ जी कि मैं इतने करोड़ लगा के इलेक्शन लड़ लूंगी। तो ना मैं, मेरे पास इस तरह से पैसे हैं, और ना ही मैं जो तो इसलिए मुझे नहीं लगता था कि मैं कॉन्टेस्ट कर सकती हूँ। तो मैंने सिर्फ इस वजह से, बाकी रिजर्व सीट के लिए मैंने बिल्कुल अप्लाई किया था, मुझे काफी सारी जगहों से कहा गया था। बट ऑब्वियसली ये कभी मेरा प्लेटफॉर्म रहा नहीं। खान साहब से मोहब्बत एक अलग चीज है, लेकिन जब फिर बहुत ज्यादा प्रेशराइज पार्टी की तरफ से किया गया था, कहा गया था, तो फिर मैंने किए थे, अपने फॉर्म सबमिट करवाए थे। सही है, इलेक्शन नहीं लड़ा तभी तो रिहाई मुमकिन नहीं हुई आपकी। नहीं, इलेक्शन ना लड़ने और रिहाई वाली तो कोई बात ही नहीं थी। अगर ये बात है जी कि इलेक्शन नहीं लड़ा और रिहाई मुमकिन होगी है, तो आप मुझे बताएं कि ये सवाल क्यों नहीं किया गया कि 9 महीने 13 दिन तैयबा राजा को पहले केस में 9623 के केस में क्यों रखा गया है। मतलब एक तरफ मेरे साथी खवातीन है, किसी का तीसरा केस चल रहा है, किसी का चौथा केस चल रहा है, किसी का पांचवा केस चल रहा है, किसी का सातवां केस चल रहा है। मतलब व्हाई आई एम द ओनली वन जिसको आप लोगों ने 9.25 महीने केस, एक केस में रगड़ा लगा के रखा। इस पे क्यों नहीं बात की जा रही, इस पे क्यों नहीं बात की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अब एक चीज, अब ये भी मैंने बल्कि कहीं कल परसों कमेंट में पढ़ा था कि आपने कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया। आप लोगों को भी मेरा अंदाजा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज करने वाली मैं शय नहीं हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।